हेलो हरीश, आवाज आ रही है? हाँ सर, शुरू करें। हाँ हाँ, एक मिनट बस शुरू करवाते हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, स्टेट इंस्टीट्यूट की तरफ से गुड आफ्टरनून, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सुनने वाले। और आज हमारे बीच में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होना है, चर्चा होना है, फीवर इन चिल्ड्रन। और उसके लिए हमारे बीच में है डॉक्टर हरीश पेमदे। वो डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और वो आपको समझाएंगे किस तरह से फीवर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कैसे पहचानते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में फीवर का केस बच्चों में होता ही है करीब करीब। तो ये फीवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में जानकारी होना हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और डॉक्टर्स को भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक का आज का चयन किया है कि फीवर कॉमन प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए। तो हमारे बीच में इसके लिए नई दिल्ली के कलावती शरण हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमदे आपसे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर हरीश। धन्यवाद सर। डॉक्टर डी शर्मा सर एंड माय डियर फ्रेंड सुनील बुचके इज आल्सो हियर। ग्वालियर से तो बड़ा पुराना नाता है। सुनील और हम बैचमेट रहे हैं एमबीबीएस में, और डी शर्मा सर एमडी में बैचमेट रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू डी शर्मा सर एंड थैंक यू सुनील फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपनी स्लाइड शेयर करूं? हाँ करो। हाँ जी, दिख रहे हैं स्लाइड्स? हाँ, सेकंड से आई है, फर्स्ट पे नहीं आई तुम्हारी। अब आ गई फर्स्ट पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आज का विषय है फीवर इन चिल्ड्रन। देखते हैं हम क्या क्या इस पर बात कर पाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा हम बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोई नया विषय नहीं है, बहुत सारी नई चीजें नहीं है, छोटी मोटी नई चीजें हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ज्यादातर हम बातचीत करके ही बातों को आगे बढ़ाएंगे। अगेन थैंक यू डॉक्टर डी शर्मा एंड डॉक्टर सुनील। मैं चाहूंगा कि हम जितने लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें। अभी कम ही लोग हैं, जब तक हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पर हम बात करना चाहेंगे कि आज के सेशन से सारे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर 1-2 लोग इसमें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, हम उसके हिसाब से अपने सेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो सुनील, आपकी हेल्प लेंगे, जरा लोगों से कहो, बताएं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, या इस आज के सेशन से उनकी क्या उम्मीद लेकर आए हैं, लोग क्या सीखना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, हमारे साथ में डॉक्टर सैमुअल जुड़े हुए हैं, उनसे आई विल रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम सजेशन। हाँ बोलिए भैया। मुझे लगता है 2 डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं तब दिक्कत आती है। चलो कोई बात नहीं, आपका अगर ऑडियो ठीक नहीं है तो मैं चाहूंगा जो ऐसे कोई जुड़ा हुआ है जो डॉक्टर नहीं है और सेशन में है, वो लोग बताएंगे आज के सेशन से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चों में और उसमें डायग्नोज करने के लिए फीवर जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए थोड़ा बहुत बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बताएंगे जरूर से। और कोई बात करना चाहेंगे? आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है,
इसमें हर घर में फीवर की वजह से बड़ा डर है। लगता है कोई भी बुखार का बच्चा हो या बड़ा हो, कोरोना ही लगता है। आजकल जो टेस्ट कराते हैं उनमें बेसिकली फीवर निकलने पे टेस्ट करते हैं। तो ये बच्चों में फीवर के कारण बड़ा डर समाज में है, कम्युनिटी में, चाहे वो अर्बन का हो चाहे या अर्बन का सिटी का हो या गांव का हो। तो कोई भी आदमी अगर बुखार की कंप्लेंट बोलता है, खांसी जुकाम है, तो उसको डर इसी बात का है, ज्यादातर फोबिया है इस समय। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बड़ी बिल्कुल। समस्या है। थोड़ा सा तो इस बात पे भी चर्चा करेंगे, स्लाइड्स तो बहुत ज्यादा नहीं बनाई कोरोना पे, बट हम लोग बात करेंगे थोड़ी इस बारे में, लिखा जरूर है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे पॉइंट आज के सेशन में कवर करें कि बुखार क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे, और क्या ये लाभदायक है या बुखार किस तरह से होता है, कौन कौन सी कॉमन सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से बुखार हो सकता है। कोविड डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, और क्या हमें मिनिमम से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। वैसे देखा जाए तो बुखार अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, और कई जगह हम लोग फंस जाते हैं तो उसके इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, इतने सारे सब कुछ हो जाता है, लेकिन बुखार का कारण पता नहीं चलता कई बार। तो ये बहुत ज्यादा कठिन भी हो जाता है कई बार, लेकिन अधिकांश बच्चों में, और मैं कहूँगा कि ज्यादातर बच्चों में बुखार का कारण मालूम पड़ जाता है, बुखार ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे अगर 2-4% बच्चे ऐसे रह जाएं जिनका बुखार का कारण मालूम नहीं पड़ पाता, तो उनको मेडिकल कॉलेज में भेज दें। बाकी 95% बच्चों का इलाज तो पेरिफेरी में हम लोग अपने आप बगैर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का मुख्य फोकस रहेगा कि किस तरीके से बुखार के डायग्नोसिस हम क्लिनिकली बनाएं, तो कैसे उनका इलाज करें, और बहुत कम ऐसी स्थितियां आती हैं जिस पर हमें मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़े। हम सब ने बुखार का निजी रूप से अनुभव किया हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति आज के इस सेशन में है जिसे कभी बुखार ना हुआ हो, या जिसने ऐसा कोई मरीज ने देखा हो जिसे बुखार हुआ है। यूडी सर, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए। एक्सेप्शन एक दो छोड़ दो, लेकिन नहीं, बाकी एक भी नहीं होगा एक्सेप्शन, सबको बुखार हुआ होगा कभी ना कभी। नहीं नहीं नहीं, हमारी मिसेज का एक्सेप्शन है, आज तक उनको बुखार नहीं आया। ये तो आपकी कलाकारी है सर, कुछ आपसे टिप सबको देना चाहिए कि कैसा हुआ, आप अभी तक बुखार नहीं आया। आज तक बुखार नहीं आया। आज मैंने कोरोना वैक्सीन उनको लगवाया कि लगवा लो, मैं बुखार जानती हूँ काय के लगवाना, तो मैंने कहा नहीं लगवा लो, ठीक रहेगा। सही है, तो वो आपको बुखार करती होंगी सर, आप नहीं कर पाते। चलिए ठीक है सर, तो हम देखेंगे पहले कि फीवर होता क्या है ना। सुनील, तुम्हें भी बात करनी है बीच बीच में, ठीक है। तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम फीवर कह सकते हैं, है ना। साधारण सी परिभाषा यही है इसकी, लेकिन अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम डिफाइन करते हैं एज एलिवेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर एज पार्ट ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स which is mediated by cytokines and controlled by brain, है ना। तो बुखार या जो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, हमें सिर्फ ये समझना है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जब हम बात करते हैं कि ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। हम सबने एसी घर में होगा या हॉस्पिटल में होगा, या एसी के बारे में सब लोग जानते हैं, उसका एक रिमोट भी सबके पास होता है, उसमें हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो जो टेम्परेचर सेट करते हैं एसी उसके अनुसार काम करता है। हम सबके शरीर में भी एक थर्मोस्टेट है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस में ब्रेन में होता है। वो अपना एक टेम्परेचर सेट करके रखता है, तो उसके अनुसार से हमारे शरीर का तापमान उतना बना रहता है, ज्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो थर्मोस्टेट बदल जाता है। एक मिनट, मैं फोन ऑफ करता हूं। थर्मोस्टेट की
तो थर्मोस्टेट बीमारियों में बदल जाता है, थर्मोस्टेट पर ही जो हमारे हाइपोथैलेमस में है दवाइयां भी उसी में काम करती हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि बुखार का कारण या जो भी इसका मीडिएशन है वो हमारे ब्रेन से होता है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कोई बताएगा हमें? सुनिए, थोड़ा इंटरेक्शन कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते या हैं। लोगों को बोलो, जरा बोले तो हमें भी अच्छा लगेगा। 36.5 to 37.5 ये जवाब नॉर्मल टेम्परेचर फिर से बताओ सर 36.5 to 37.5 36.5 to 37.4 in children। बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये नॉर्मली वेरी करता है ना, सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है, बट एवरेज बिल्कुल ठीक है। 36.5 से कम होगा तो उसको हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस हम कहेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा था कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट होता है जो हीट प्रोडक्शन और हीट डिसिपेशन, मतलब हमारा शरीर कितना गर्मी पैदा करे और कितना गर्मी को बाहर निकाले, इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है बड़े बच्चे और अडल्ट्स के कंपैरिजन में। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बुखार हो गया, इसके सिर पे हाथ रखो तो गरम गरम दिखता है हमको। हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। और जहाँ ब्लड ज्यादा जाएगा वहाँ थोड़ा सा वैसे ही शरीर के अंदर की गर्मी ज्यादा रहती है। दूसरा, हम अपना अपना हाथ जब वहाँ रखते हैं तो हमारा हाथ एक पेरिफेरल ऑर्गन है, उसका टेम्परेचर बाकी जगहों से थोड़ा सा कम रहता है, और बच्चों का टेम्परेचर वैसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो किसी भी अडल्ट को छोटे बच्चे के सिर पे हाथ रखेंगे तो वो गर्म महसूस होगा, तो वो बुखार नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन ज्यादा बुखार होगा, टेम्परेचर दिखेंगे तो वो नेचुरली बुखार होगा तो भी गर्म होगा, लेकिन थोड़ा सा गर्म लगे तो वो एक अच्छी बात है, बुखार नहीं होता। बच्चों में ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बॉडी वेट के रेशो में ज्यादा होता है, उतनी ही वेट में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और थोड़ा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बच्चों में ज्यादा होती है। इसकी वजह से ज्यादा मेटाबॉलिज्म है, ज्यादा शरीर काम करता है, ज्यादा हीट पैदा होती है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर उनमें ज्यादा रहता है। तो बुखार कब कहेंगे उसे हम? सिग्निफिकेंट फीवर तब कहते हैं जब 37.2 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या ज्यादा उससे हो बुखार। जब हम टेम्परेचर देख रहे हैं एक्जिला में, है ना, टेम्परेचर देखने के तमाम सारे तरीके होते हैं। ओरल टेम्परेचर 37.5 से ज्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे बुखार। लेकिन ओरल टेम्परेचर बड़ा कम लिया जाता है आजकल, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और बच्चे तो बिल्कुल इसके लिए अलाउ करते ही नहीं है कि हमने मुंह में उनका थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। तो एक्सिलरी थर्मामीटर ही बेस्ट है। रेक्टल भी हम लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर कंडीशंस हैं, जब बच्चा अनकॉन्शियस है या हाइपरथर्मिया हो रहा है और आपने पानी में डाल दिया तो चारों तरफ से ठंडा हो गया लेकिन अंदर से फिर भी गर्म है, तब कभी कभी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो टेम्परेचर हमें एक OPD बेसिस पर एक्जिला में ही देखना चाहिए। और अगर एक्जिला का टेम्परेचर 37.2 से ज्यादा है या 99 से ज्यादा है, तब हम कहेंगे हाँ ये बुखार हो सकता है। और जब ये 107 से ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। और DD सर को याद होगा, जब हम पढ़ते थे ग्वालियर में, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे गर्मियों में आते थे जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था, आज भी आते होंगे। तो जब 107 या ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया, अदरवाइज ओनली पायरेक्सिया और फीवर। टेम्परेचर रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए? किसी भी तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे आसान है एक्जिमा में रिकॉर्ड करना, लेकिन कई सारे इस तरह के थर्मामीटर आते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी देखते हैं, ईयर में, स्किन में रिकॉर्ड करना टेम्परेचर। जनरली जो नर्सरी में या SNCU में बच्चों का टेम्परेचर स्किन से भी रिकॉर्ड किया जाता है। एक प्रोब है जो स्किन पर चिपका देते हैं, उससे कंटिन्यूअस टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होती रहती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्जिला में टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, चाहे वो हॉस्पिटल में है या OPD बेसिस पर है। जो बहुत से बच्चे हैं उनका हम स्किन पर भी देख सकते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज का। अब थर्मामीटर भी तमाम तरह के आते हैं, डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक, एक ही बात है। ये कुछ स्ट्रिप आती हैं, इसको माथे पर लगा देते हैं, उससे टेम्परेचर मालूम पड़ जाता है। मर्करी थर्मामीटर सब जगह से बैन हो चुके हैं, इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लगभग हर जगह ये डिजिटल थर्मामीटर है
जिसको हम लगाते हैं उसमें एक छोटी सी बीप आती है, जब भी उसका टेम्परेचर वो दिखाने लगता है उस समय वहां से आप बाहर निकालिए जहां से भी तुमने लगाया है, उस समय उसकी रीडिंग कर लीजिए। बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर में पास्ट रिकॉर्ड भी सेव्ड रहते हैं, उनको हम पिछले रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब जगह अवेलेबल है। इसकी बैटरी हमें बार बार देखनी पड़ती है, बैटरी एग्जॉस्ट नहीं हो गई हो, तो इससे हम थर्मामीटर रिकॉर्ड कर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जनरली एक्जिला में करना चाहिए हर एक ग्रुप में, बट स्किन पे किया जा सकता है। बुखार कैसे होता है? कुछ बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम पायरोजेंस कहते हैं, वो आ जाते हैं। कुछ एंडोजिनस पायरोजेंस हैं जो बॉडी अपने आप उनको पैदा करती है, लाइक इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरोन। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट के बेसिस में बता रहा हूँ मैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अगर वो शरीर में आ जाएं तो वो भी कुछ इस तरह के पदार्थ निकालते हैं, केमिकल्स निकालते हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से बुखार आ जाता है। इस सबसे हमारे शरीर में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और ये थर्मामीटर ये इसको थर्मोस्टेट को रीसेट कर देता है। तो जो 37.6 से 37 तक का रीसेट है हमारे ब्रेन के अंदर थर्मोस्टेट, उसको बढ़ा के ये 38 39 कर देगा। जब यहाँ बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में हीट ज्यादा पैदा होने लगती है और बुखार हमें आ जाता है। ठीक है, क्या बुखार फायदेमंद है? एक सेकेंड, बुखार का कुछ एडवांटेज होता है क्या? कोई बताएगा भैया हमें जो सुनने वाले हैं? कुछ हाँ। एडवांटेज है फीवर का? सुन रहे हैं तो बताएं। रश्मि श्रीवास, इसकी आवाज बोलो। हाँ, रश्मि श्रीवास सुन रहे हैं क्या? या मीना? योगिता साबरे, अपना चालू रहेगा। हाँ, यू कंटिन्यू। हैं उनको मारने के लिए ही हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जिससे कि वो मर जाए। ठीक है जी, कौन से बोल रहे हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन वो ग्रोथ करते हैं उसके लिए उनको आयरन की जरूरत होती है। तो ज्यादा टेम्परेचर होने से आयरन की कमी भी उनके लिए हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक बुखार होना ठीक है। इसलिए हम बुखार की जब भी दवा देते हैं और अगर कुछ थोड़ा बहुत बुखार मरीज को रह भी जाए तो उसको आप समझा सकते हैं कि थोड़ा बहुत बुखार होना अच्छा होता है, उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। थोड़ा बुखार है तो कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल टेम्परेचर एकदम नॉर्मल लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बुखार खराब होता है क्या? यस, बुखार के नुकसान तो होते ही है। कोई भी जिससे बुखार होगा वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी सिस्टम है, हार्ट काम कर रहा है या हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा डिमांड उनकी बढ़ जाती है, ज़्यादा काम उनको करना पड़ता है। और छोटे बच्चों में जो 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, उनमें बुखार की वजह से दौरे भी आ सकते हैं, फेब्राइल सीजर्स उनको हो सकते हैं, और ये बड़ा खतरनाक सा हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए। हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी दौरे में कोई भी सीजर हो किसी भी बच्चे को या बड़े को, उसमें एक सडन डेथ की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन में अलग अलग तरह की वेव्स निकलती हैं, हाथ पांव मिलते हैं, हार्ट में भी असर पड़ता है, सडन डेथ होने की संभावना एक होती है, यद्यपि बहुत कम संभावना होती है, लेकिन किसी भी सीजर में वो एक सडन डेथ, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो सकती है। इसलिए हर तरह के सीजर से हमें बचना चाहिए। और किसी किसी बच्चे में बुखार के दौरान ये फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, यद्यपि फेब्राइल सीजर से लगभग सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, बट रेयरली किसी किसी बच्चे में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अब बुखार होता क्यों है? अब मैं चाहूंगा आप सब लोग थोड़ा सा चर्चा में भाग लें कि सबने बुखार के मरीज अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखे होंगे, तो मुझे बताएं कि सबसे कॉमन उनको क्या लगता है किस वजह से बुखार होता है। सुनील, थोड़ा सा हम चाहेंगे सब लोग बात करें तो अकॉर्डिंगली वी कैन फोकस ऑन दोस सब्जेक्ट्स।
हेलो, पार्टिसिपेंट से पूछना। हाँ हेलो, हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ मेरे ख्याल आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबसे, जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं, एक दो तीन लोग बताएं कि सबसे कॉमन कॉज उनके हिसाब से कौन सा होता है फीवर का। बताएं, मीना जी बताएं, रश्मि। बुखार का कारण क्या क्या हो बुखार सकता के है? सबसे मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? नहीं, उनने अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा क्या देखा है, किस हाँ। वजह से उनको लगता है कि बुखार होने की संभावना होती है? हाँ, अनम्यूट करो। आई थिंक दे आर नॉट विलिंग टू आंसर। भी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं, सुन तो रहे ना, दिख रहा है ना, कहीं तो सुन तो उनको रहे। वीडियो भी दिख रहा है कहीं सुन तो होंगे। रहे हैं। हाँ, नहीं चलो ये पूछो कि आज के पहले बुखार का मरीज देखा था तो वो क्या था, उसको क्या सिम्टम्स है? मैं बीमारी नहीं पूछ रहा, क्या क्या सिम्टम्स है बुखार के साथ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा भाई। ये समय ना थोड़ा नींद वाला टाइम है, ये 3-4 बजे वाला। एक्टिव थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे सचिन गुप्ता, खोलो जरा अपनी आवाज, बताओ मरीज देखे तो उसमें क्या क्या लक्षण मिले? हाँ सचिन गुप्ता, बोलो। हाँ बताओ जरा, बुखार के मरीज देखे तुमने तो क्या क्या लक्षण मिले? बुखार के मरीजों में हाथ पैरों में दर्द होना, खांसी, जुकाम, पेट के दर्द के मरीज भी मिलते हैं साथ में, और जॉइंट पेन भी मिलता है साथ में, इस तरह के, और सीवियर हेडेक भी मिलता है सर। वेरी गुड। सबसे कॉमन क्या मिलता है आपको? बॉडी एक सर। अच्छा, सबसे कॉमन कॉज ऑफ फीवर क्या लगता है आपके हिसाब से? सबसे मुख्य कारण बुखार का क्या लगता है सचिन तुम्हारे हिसाब से? मे बी सर वायरल हो सकता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वायरल फीवर। जब हम कहते हैं वायरल फीवर, तो वायरल तो कोविड भी वायरस ही हो गया। जी सर। कौन सा वायरल फीवर होता है? वायरस सर, आजकल कई तरह के वायरस है सर। हाँ, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं सबसे कॉमन होता है वायरल URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, राइट सर, राइट। कॉमन कोल्ड इज द कॉमनेस्ट डिसीज। जी ये सर, सब में पढ़ाते हैं ना हमको, सबसे कॉमन डिसीज कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड होता है ना? तो उसी वो सबसे बड़ा कारण बुखार का वही है, सबसे कॉमन कोल्ड होना। जी सर। ठीक है, तो बाकी कुछ बच्चों में डायरिया भी हो जाता है, जी सर। मलेरिया भी हो सकता है, एंट्रिक फीवर भी हो सकता है, तो बड़े सारे कारण होते हैं बुखार के। और अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज आर लिस्टेड देयर। ठीक है, तो सबके बारे में जानने की इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो मुख्य कारण है जो फील्ड में मिलते हैं उसके बारे में जरूर हमें पता होना चाहिए। तो वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट डायरिया। डायरिया भी मोस्टली वायरल होता है। ईयर इन्फेक्शंस, क्रूप, ब्रोंकियोलाइटिस, डेफिनेटली। आज अगर हम देखेंगे बुखार का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है तो वो कोविड है। हमें पढ़ाया गया था पहले कम्युनिटी मेडिसिन में कि बुखार किसी को हो गया ये मान के चलो उसे मलेरिया है, जब तक हम उसे प्रूव नहीं करते। आज की स्थिति में हम अभी तो कम से कम आज तो हम कह सकते हैं कि अगर बुखार किसी को हो गया, सबसे पहले ये देखो कि उसे कोविड तो नहीं है ना? तो कोविड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है और कोविड का इलाज करना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन कॉज या सबसे महत्वपूर्ण कॉज हम देखेंगे तो आज की डेट में कोविड इन्फेक्शन ही है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नेचुरली होते ही होते हैं और बड़े सारे होते हैं। एब्सेस कहीं भी हो सकता है, कहीं भी एब्सेस है तो बुखार आएगा ही आएगा। टाइफाइड फीवर है या एंट्रिक फीवर है, उसमें भी बुखार आएगा। एक सेकंड। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी बुखार आ सकता है। सेप्टिसीमिया बड़ी गंभीर बीमारी होती है, इससे भी बुखार आता है। और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब में भी बुखार होता ही होता है। ठीक है, मलेरिया डेफिनेटली बहुत कॉमन कॉज है फीवर का। बाकी अनकॉमन है कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेज, ऑटोइम्यून डिसीजेज, इन सब में भी बुखार आता है। थोड़ा सा अनकॉमन है, बाकी चीजें ज्यादा कॉमन होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे इवेल्युएट करें अगर किसी बच्चे को या कोई पेशेंट हमारे पास आया है जिसको बुखार है।
हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एवेल्युएशन का कि देखें कि बुखार तो एक तरह का लक्षण है बीमारी का, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि उसको बीमारी कौन सी है। जब बीमारी का हम बारे में जानना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि बीमारी ने शरीर के कौन कौन से हिस्सों को इन्वॉल्व किया हुआ है। क्या ये हमारे केवल गले में है, या लंग्स में है, या ब्रेन में है, या लिवर में है, या हमारे पेट में है, किडनी में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, या मसल्स में है, या कोई फोड़े फुंसी हो गए उसमें है, या फिर हमारे पूरे शरीर को इन्वॉल्व किया हुआ है जैसे ऑटो इम्यून डिसीज वगैरह में होता है ना। तो ये लोकलाइज करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही हम अपना ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। तो इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है लोकलाइज करना, कहाँ पर कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। दूसरा, आइडेंटिफाई करना कि उसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है। कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो तो बीमारी का लक्षण। कैसे करते हैं ये हम, जो हमें सिखाया गया है। हिस्ट्री लेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे, पैटर्न ऑफ फीवर पूछेंगे, और क्या दिक्कत है बुखार के साथ हम ये पूछते हैं, किसी और को घर में बुखार है कि नहीं ये पूछते हैं, है ना। आजकल हमें जरूर पूछना पड़ेगा कि घर में या घर के आसपास किसी को कोरोना तो नहीं हुआ, किसी को कोरोना की बीमारी तो नहीं निकली है, तो इसको भी हो सकता है कि कॉन्टैक्ट तो नहीं है। टीबी का कोई मरीज तो नहीं है घर में या घर के आसपास, इस बच्चे को भी टीबी हो सकती है ना। ऐसी मलेरिया है, और कोई फीवर फैला तो नहीं है, कहीं पर ये एंटीफिलाइटिस की बीमारी फैल जाती है, उसमें भी फीवर आता है। तो तमाम सारे कारण है फीवर के। तो हिस्ट्री से हम पता करते हैं किस तरह का बुखार है, कब से आ रहा है, और क्या कारण है, और घर में घर के आसपास इस तरह के और मरीज हैं कि नहीं। फिर हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और जरूरत पड़ने पर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किए जाते हैं, ये हम सबको पता है। तो इम्पोर्टेंट है मरीज से या उसके जो केयर टेकर है, मदर है या फादर है, उससे हम क्या सवाल पूछें। तो हमें सवाल पूछना चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि बुखार कब शुरू हुआ। जनरली हम पूछते हैं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक कब था, और सबसे पहले क्या हुआ उसे, बुखार हुआ या कुछ और हुआ। तो उसकी ऑनसेट हमें पता होना चाहिए। कितने दिन से बुखार है ये पता होना चाहिए। किस तरह का बुखार आ रहा है, पैटर्न हमें देखना है। क्या ये लगातार बुखार बना हुआ है, कभी बच्चा नॉर्मल होता भी है कि नहीं होता, या फिर हाँ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, थोड़ा बढ़ा फिर कम हुआ लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। और ये कुछ घंटे के लिए बुखार आया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, खेलता रहा, फिर बुखार आ गया, इंटरमिटेंट फीवर है। इस सब के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें ये भी कई बार देखना होता है कि माँ ने बच्चे का बुखार डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया, बुखार देखा है कि नहीं देखा थर्मामीटर से। हो सकता है माँ कह रही है कि बुखार आ रहा है, बुखार बच्चों को ना भी हो, ये भी संभावना कई बार होती है। और अगर नापा है और लिखा है तो कैसे नापा है ये भी हमें देखना चाहिए, कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उन्होंने देखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए बुखार था भी कि नहीं था। फिर कोई लोकलाइजिंग सिम्टम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको जुकाम खांसी है, या दस्त हो रहे हैं, या पेट में दर्द हो रहा है, या जॉइंट स्वेलिंग हो रही है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस वजह से बुखार हो रहा होगा। कॉन्टैक्ट के बारे में पूछेंगे, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाला घर में तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, टीबी है, या कोई और बीमारी घर के आसपास तो नहीं हो रही है। पानी के सोर्स के बारे में पूछते हैं, अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो उनको एंट्रिक फीवर, टाइफाइड हो सकता है। मच्छर के बारे में पूछ सकते हैं, ज्यादा मच्छर है तो मलेरिया हो सकता है। पास्ट हिस्ट्री हम पूछेंगे कि पहले तो बुखार कभी नहीं हुआ था। कुछ कुछ बच्चों को रिकरेंट यूटीआई होता रहता है, बार बार यूटीआई हो जाता है अगर हम ठीक से उनका इलाज ना करें। किसी को हार्ट डिसीज के बारे में पूछना चाहिए, हार्ट डिसीज अगर पहले से है तो इनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस का खतरा होता है। कोई सर्जरी पहले करी है तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जिनसे बुखार आ जाए। तो सारी डिटेल में हमें उनसे हिस्ट्री पूछना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, अगर कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह होकर आए जहाँ मलेरिया फैला हुआ है, या इन्फेक्टिव एंटीफिलाइटिस फैली हुई है, या कोविड फैला हुआ है, आप कुछ बच्चे हमारे पास बिहार से और ईस्टर्न यूपी से आते हैं जहाँ पर कालाजार बहुत होता है। तो हम उनसे पूछना कहाँ से आए हैं आप, ठीक है हाँ, तो इस बच्चे को कालाजार की संभावना हो सकती है, इसमें भी बुखार होता है। और कोई भी इंपॉर्टेंट कारण हमें लगे तो उसके बारे में हमें पूछना चाहिए।
ठीक है, इस डायग्राम में कुछ बताया है कि किस तरह के बुखार होते हैं। जैसे ये 2 है, इसमें ये धीरे धीरे बढ़ा और लगातार बुखार बना रहा, कंटिन्यूस, इसको हम कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। ये वाला बुखार एकदम से हुआ और लगातार बना रहा, चला गया, इसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न, टाइफाइड में जैसा वो होता है ना। इसको हम बोलेंगे रेमिटेंट फीवर, बुखार आया कम हो गया, आया कम हो गया, लेकिन हमेशा थोड़ा थोड़ा बना रहा, ये नॉर्मल वाली लाइन है, तो इसे हम कहेंगे रेमिटेंट फीवर। और ये बुखार आया और बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा, फिर कुछ समय तक ठीक रहा, फिर बुखार आ गया, इंटरमिटेंट फीवर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फीवर किस कंडीशंस में होता है। और कभी बुखार रहा, कभी नहीं रहा, कुछ कुछ चलता रहा है सही, बुखार आया कुछ दिन तक ठीक रहा और फिर आ गया, कुछ दिन तक फिर ठीक रहा, फिर आ गया। मलेरिया में कई बार ऐसा होता है। तो ये पैटर्न देखना और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीवर की देखना, अगर फीवर को कुछ दिन हो चुके हैं तो हमें मालूम पड़ सकता है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डे 1 पे बुखार आया और मरीज आपके पास आ गया, तो डे 1 पे तो सारे बुखार एक जैसे ही लगेंगे। उसके बारे में जानना बेहद मुश्किल है कि पहले दिन वाला बुखार आगे जाके कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, रेमिटेंट होगा, इंटरमिटेंट होगा, तो मलेरिया निकलेगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस निकलेगी कि टाइफाइड होगा या कोई ऑटो इम्यून डिसीज होगी। पहले 2-3 दिन में कहना बेहद मुश्किल होता है अगर केवल बुखार है, बुखार के साथ और कुछ नहीं है तो इसलिए ऐसा कोई इसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि हम पहचान नहीं पाए पहले 2-3 की बात करें तो ऐसा हमें देखने में आता है, जो हम जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस JIA बोलते हैं, उसके सारे फीचर आने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, है ना। तो बुखार आना शुरू होगा तो बाकी चीजें आने में 2-4 महीने 6 महीने तक निकल जाएंगे, तब आप डायग्नोसिस कर पाएंगे कि हाँ इस बच्चे को ये बीमारी थी, इसी वजह से पिछले कई महीनों से बुखार आ रहा था। लेकिन ज्यादातर बुखार जो हमें देखने को मिलते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बजाय हम एक ऐसे बारे में बहुत ज्यादा जाने जो हमें कभी कभी देखने मिलेगा। फिर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। नेचुरली हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि बुखार हैवी की नहीं, टेम्परेचर खुद लेके देखेंगे अपने हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, जहाँ भी क्लिनिक है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के अपीयरेंस को देखना कि वो ज्यादा बीमार लगता है या ठीक ठाक लगता है। हम उसकी एक्टिविटी के बारे में माँ से पूछ सकते हैं और बच्चे को हम देख भी सकते हैं कि ड्यूरिंग फीवर कैसा रहता है और इन बिटवीन फीवर कैसा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन का पार्ट है कि हम ये देखें कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बुखार में कैसा रहता है और बुखार के बीच में कैसा रहता है। अगर कोई बच्चा जब से बुखार शुरू हुआ है और लगातार बीमार सा ही दिखता है, चाहे बुखार हो या ना हो, तो वो बच्चा हमें काफी सीरियसली उसको हमें लेना चाहिए, उसको सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन बच्चा बीमार सा दिख रहा है, बुखार है तभी, थोड़ा सुस्त हो गया, थोड़ा सा अनमना सा हो गया, लेकिन बुखार ठीक होते ही 2-3 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो वो उसको हम कहेंगे कि सीरियस बैक्टीरियल इलनेस नहीं है, ये वायरल फीवर वगैरह में ऐसा होता है। अगर उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, ज्यादा बीमार नहीं दिख रहा है, तो फिर गंभीर बीमारी उसको नहीं है, ऐसी संभावना बनती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग फीवर क्या हुआ एक्टिविटी और इन बिटवीन फीवर क्या हुआ, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते ज्यादा, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी मदर से, जो भी केयर टेकर है उससे हमें लेनी पड़ेगी। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम वाइटल साइंस, हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, उसका पल्स देखेंगे नॉर्मल है या बढ़े हुए हैं। बुखार की वजह से भी पल्स रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। निमोनिया में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है ना। मायोकार्डिटिस वायरल फीवर में कई बार हो जाती है, तो उससे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो हमें देखना चाहिए। क्विकली हमें लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के बारे में देखना चाहिए, लिम्फ नोड बड़े तो नहीं है गले में, स्पेशली थ्रोट एग्जामिनेशन भी हमें करना चाहिए, कहीं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं हो रही, कोई एब्सेस नजर तो नहीं आ रही हमें वहां पर। और डायरिया की हिस्ट्री है तो हमें डिहाइड्रेशन देखना है, पैलर देखना है, कोई खून की कमी उसको तो नहीं है। मलेरिया में कई बार एक्यूट पैलर हो जाती है। जॉन्डिस आंखों में हम देखेंगे, हाथ में देखेंगे, जॉन्डिस तो नहीं हो रहा। रैश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई देखना कोई दाने शरीर में तो नहीं आए हैं, शरीर में जो स्किन का रंग पहले से बदल तो नहीं गया है।
कुछ रैश बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, वो आए और घंटों में ठीक हो गए। तो हमें हिस्ट्री में भी पूछना चाहिए मदर से कि इसको कोई दाने तो नहीं आए थे जो अब ठीक हो चुके हों। हो सकता है मदर 3-4 दिन के बुखार से आए, वो कि हाँ दाने आए थे डॉक्टर साहब वो तो ठीक हो गए अब, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो जब भी हम बच्चे को हाथ लगा के देखेंगे कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं शरीर में या हाथ पैरों में हाथ लगाया, जॉइंट पे हाथ लगाया, हाथ लगाने बच्चा एकदम दर्द से कहा तो नहीं जाता, तो टेंडरनेस देखना बहुत जरूरी है। नेचुरली हमें जॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स तो नहीं है। ये सारी चीजें हम बड़े जल्दी से, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 2-4-5 मिनट में हम आराम से देख सकते हैं। फीडिंग हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। कोई भी बच्चा जो ठीक से दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसे हमें मान के चलना चाहिए गंभीर रूप से बीमार है। उसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जरूर से देखना चाहिए, नहीं समझ आ रहा है तो आगे भेजना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है बच्चों में। अगर बच्चों ने खाना छोड़ दिया मतलब है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेचुरली हमें सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन भी करना है, हार्ट देखना है, रेस्पिरेशन देखना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखना है, लिवर स्प्लीन बढ़े तो नहीं है, कोई डिस्ट्रेस बच्चे को तो नहीं हो रहा, फास्ट एंड लेवर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है उसकी। स्टेथोस्कोप से देखेंगे कोई ब्रोंकियल ब्रीदिंग तो नहीं आ रही, जो लोअर निमोनिया में आ सकती है, कैपिटेशंस तो नहीं है, कोई मेनिंजियल साइंस तो नहीं है, हार्ट में भी देखेंगे कोई हार्ट डिसीज तो नहीं है इसको। तो ये क्विकली हम सारा एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेंगे। और अगर डॉक्टर आपके पास नहीं है, आप वर्कर हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो केवल हम इतना देखें उसकी अपीयरेंस कैसी है, ज्यादा बीमार तो नहीं लग रहा, एक्टिविटी पहले से कम हो गई है या ठीक है, बहुत ज्यादा सांस तो नहीं फूल रही तेज उसकी, उसको नीला रंग तो नहीं पड़ रहा, या शरीर पे बहुत ज्यादा दाने तो नहीं है, तो मिनिमल एग्जामिनेशन के साथ भी हम उसको एट द पॉइंट ऑफ केयर वहां मैनेज हम कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फीवर में कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इस बुखार का कारण क्या है या बच्चे को बीमारी क्या है। तो सबसे कॉमन जो फीवर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फीवर होता है, लेस देन 2 वीक्स अगर फीवर है, 14 डेज से कम फीवर है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर, बाकी को हम कहेंगे प्रोलॉन्ग फीवर। इन दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर की बात करें तो ये कुछ दिन का बुखार है। नेचुरली लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर भी शॉर्ट ड्यूरेशन से ही शुरू होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इनिशियल डेज में सारे फीवर एक जैसे दिखते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है पहचानना उन फीवर को जो कि लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुखार शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। कुछ दिन के बुखार आया है और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, कुछ पीसीएम की गोली खाई, पैरासीटामोल खाया, ठीक हो गया, इस तरह के बुखार भी ज्यादा होते हैं। और एटियोलॉजिकल इवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन अदर एसोसिएटेड फीचर्स। तो ये पूछना बहुत जरूरी है कि उसको बुखार के साथ साथ और क्या समस्या है, इसके बिना डायग्नोसिस बनाना काफी मुश्किल होता है। जैसे हमने बताया था कि जुकाम खांसी है, बुखार है, तो आप बड़े संतुष्ट हैं कि हाँ भाई इसे कॉमन कोल्ड है, थोड़ा बुखार आया है, 2-4-5 दिन लगेंगे, ये 7 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। उसको हम कुछ दवा लिख के भेज सकते हैं कि बाद में आके दिखा देना एक बार अगर ठीक ना हो तो, ठीक है। तो डायरिया हो गया है तो ठीक है, डायरिया वायरल फीवर में कई बार होता है, हमने ORS दिया, जिंक दिया, डिहाइड्रेशन नहीं है, घर भेज दिया, बोले ठीक ना हो तो फिर आके दिखा देना। तो ज्यादातर बच्चे आपके इस तरीके से निकल जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, कोविड के बारे में जरूर पूछना है कि अगर घर में किसी को कोविड है और बच्चों को भी हो गया है और आपको लग रहा है कोविड की बीमारी बहुत ज्यादा आपके क्लिनिक के आसपास फैली हुई है, तो उसका हम कोविड टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फीवर में ही आएगा। तो केवल बुखार जब है और कोई हमें और कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है, ना एग्जामिनेशन पर, ना फीचर पर, ना पूछने पर, तो ये थोड़े से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा बुखार मिल सकता है जिसमें केवल बुखार है और बाकी चीज नहीं है। यद्यपि कोविड में अब देखने में आ रहा है कि जो GIT सिम्टम में डायरिया और पेन एब्डोमेन बच्चों में काफी ज्यादा देखने में आ रहा है इस बार का जो कोविड हो रहा है सेकेंड वेव में। पहले वेव में ज्यादातर निमोनिया से लेके बच्चे आ रहे थे, इस बार हमने देखा है कि डायरिया, पेन एब्डोमेन, निमोनिया भी है, लेकिन ये ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो कोई भी बुखार है जिसमें खांसी है, बुखार है या दस्त लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इसको कोविड को रूल आउट करें, कोविड तो नहीं है कहीं, क्योंकि कोविड का इलाज थोड़ा सा अलग है। कोविड वाले बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, उनका इलाज अलग तरीके से करना जरूरी होता है, ठीक है। हमने देख लिया हाँ बुखार है लेकिन कोविड नहीं है, तब हमें बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वो टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, खासतौर से गर्ल्स में ये ज्यादा मिलता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है, यूरिन भी नॉर्मल है, टाइफाइड भी नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर है, तो कहीं भी शरीर में अगर एब्सेस है, अंदर श्वास एब्सेस हो सकती है, लिवर में एब्सेस हो सकती है, वो भी नजर नहीं आती है इतनी जल्दी से, मसल्स में एब्सेस हो सकती है, कहीं भी एब्सेस होगी तो बुखार जरूर आएगा। प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है, दिखता नहीं है कई बार, है ना। और दूसरे जो मलेरिया लाइक इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया है, टीबी है, कुछ क्षेत्रों में टाइफस या स्क्रब टाइफस की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से भी बुखार आ सकता है। और ऑटो इम्यून डिसीज की शुरुआत में केवल बुखार होगा, बाकी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बाकी फीचर बाद में डेवलप होते हैं। कुछ मैलिग्नेंसी है, हॉचकिंस डिसीज है, हमने बड़े सारे बच्चे देखे हैं, महीनों तक उनको फीवर रहता है, डायग्नोसिस नहीं बन पाता उनको। ल्यूकीमिया, इसमें भी बुखार आता है। तो डे 1, डे 2, डे 3, 4 तक सारी बीमारियां एक जैसी नजर आएंगी, लेकिन बाकी चीजें भी धीरे धीरे उनमें डेवलप होने लगती है, जिससे हम उनका डायग्नोसिस बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और फीवर विद कोल्ड एंड कफ, सबसे ज्यादा कॉमन यही मिलता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल फीवर, रनिंग नोज होगा, थोड़ी खांसी होगी, बुखार होगा, बच्चा जनरली एक्टिव रहता है, खाना भी खाता रहेगा, दूध पीता रहेगा और ज्यादा बीमार नजर नहीं आता। ठीक है। सबसे कॉमन कॉज फिर से कोविड, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, राइनो वायरस, तमाम तरह के वायरसेस होते हैं, इनकी वजह से ये होता है। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। रनिंग नोज जनरली नहीं होती, लेकिन खांसी और बुखार है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। रनिंग नोज है, नाक बह रही है, पानी आ रहा है नाक से, तो जनरली वो वायरल ही होता है। कुछ बच्चों में वायरल फीवर से शुरुआत होती है और बाद में उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो भी हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उनकी जनरली एक्टिविटी कम हो जाएगी और बीमार से नजर आएंगे। बुखार है या नहीं है, लेकिन वो बीमार से ही लगेंगे, अनमने रहेंगे, सुस्त रहेंगे, खाना वाना ठीक से नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन बच्चों को हम देखें तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये सारे तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। जनरली कम्युनिटी से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एच1N1 वगैरह हो सकता है। ये वाले जो इन्फेक्शन है, क्लैप्सिला, स्यूडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। जो बहुत ज्यादा मरीज ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में कई दिनों तक, हफ्तों तक रह लिया, उनको ज्यादातर होते हैं। बाकी इन्फेक्शन ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहें या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, एक नया नाम है इनके लिए, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। निमोनिया कैसे पहचानेंगे? खांसी, बुखार और फास्ट ब्रीदिंग, इन सबको हम निमोनिया कह सकते हैं WHO के हिसाब से। या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा नथुने फूल रहे हैं, ना, बच्चा परेशान देख रहा है, दूध नहीं पी पा रहा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई बच्चा है, इरिटेबल हो गया है या लिथार्जिक हो गया है। निमोनिया से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से इरिटेबिलिटी छोटे बच्चों में आ जाती है, लिथार्जिक भी हो सकते हैं। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड टंग, और ज्यादा हो जाए तो हाथ भी नीले पड़ जाते हैं, साइनोसिस हो सकती है ना। मैंने ये लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप सैचुरेशन देखेंगे बच्चे का, जो आजकल ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना सब जगह अवेलेबल है, लगभग हर व्यक्ति को आता है कोरोना के बाद से। तो सैचुरेशन जब भी 95% से कम अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये गड़बड़ है, और 90% से कम में तो डेफिनेटली ये बहुत खराब है, उसको ऑक्सीजन हमें देनी ही पड़ेगी। तो निमोनिया में सैचुरेशन भी कम हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कुछ बच्चे हैं जिनको फीवर विद रैश हो जाते हैं, कोई तरह के दाने निकल जाते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सब में रैश हो सकते हैं। सबसे खतरनाक 2-3 ये बीमारियां हैं, मीजल्स और डेंगू फीवर। डेंगू फीवर सब जगह नहीं होता, लेकिन जहां होता है बड़ा खतरनाक ये हो सकता है। इस बार डेंगू फीवर ज्यादा नहीं हुआ, उसकी जगह कोविड ने ले ली, लेकिन डेंगू फीवर बड़ा खतरनाक हो सकता है। मीजल्स हमेशा से बड़ा खतरनाक रहा है और बीमारी काफी ज्यादा होती रहती है, इसके आउटब्रेक भी होते रहते हैं, एपिडेमिक भी होते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने इन मीजल्स के बच्चों को देखा होगा, अगर जो लोग फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा पेरीफेरी में काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उन सब ने मीजल्स के बच्चों को देखा होगा। मैं थोड़ा फोटोग्राफ दिखाऊंगा इसके लिए। ठीक है, ये मीजल्स वाले बच्चे हैं, टिपिकल ये पिक्चर शायद जेल्सन में भी दी हुई है। 3-4 दिन तक जुकाम, खांसी, बुखार होगा, और तीसरे दिन या चौथे दिन इस तरह के दाने निकलते हैं। सबसे पहले दाने फेस पे आते हैं, जैसे
घमौरियां निकलती हैं, उस तरह के दाने होते हैं, लेकिन थोड़े लालीपन लिए दाने होते हैं ये। उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाते हैं और लगभग और बड़ी ज्यादातर मीजल्स वाले बच्चे घर में भी ठीक हो जाते हैं, लोग दिखाने भी नहीं आते, लेकिन कुछ बच्चे बड़े गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। उनको एंकेफेलाइटिस हो सकती है, उनको निमोनिया हो सकता है और डेथ भी बच्चों की हो सकती है अगर मीजल्स का ठीक से हम इलाज ना करें। चिकन पॉक्स बिल्कुल डिफरेंट बीमारी है। चिकन पॉक्स में थोड़े बड़े बड़े फ्लूइड फील्ड रैश होते हैं, थोड़े बड़े दाने होते हैं 3-4 मिलीमीटर के, सबसे ज्यादा ट्रंक पे आते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं और इसमें जनरली बुखार नहीं होता या पहले दिन ही दाने आ जाते हैं। और चिकन पॉक्स वाले बुखार में जिस दिन बुखार होता है उसी दिन से दाने आ जाते हैं, तो इस तरीके से चिकन पॉक्स को हम पहचान सकते हैं। डेंगू फीवर में कई तरह के रैश होते हैं। ये जो कोने में एक जो हाथ दिख रहा है हमें, इस तरह के रैशेस बहुत कॉमन है। हमने बहुत सारे बच्चों के ऐसे रैशेस देखे हैं जो पूरा स्किन ही लाल सी नजर आती है। तो अगर किसी बच्चों को 1-2 दिन का बुखार है, स्किन इस तरह के लाल हो रही है और कुछ उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो एक डेंगू फीवर है। कुछ पेट में दर्द हो रहा है तो डेंगू हो सकता है, असाइटिस थोड़ी सी हो गई है और डेंगू हो सकता है। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे जल्दी से डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकते हैं, सीवियर डेंगू फीवर हो सकता है। इनको एक अच्छे हॉस्पिटल में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो बुखार हुआ और इस तरह के दाने आए जिसमें लगे पूरा शरीर ही लाल हो गया है, कुछ विशेष दाने दिख नहीं रहे लेकिन लाल लाल पूरी शरीर पर लाली आ गई है, तो ये डेंगू फीवर हो सकता है। बड़ा अनकॉमन है ये हेनॉक्स-शॉनलिन पर्टूरा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे शरीर पे स्पेशली लोअर लिम्ब पे इस तरह के एकाइमोटिक पैचेस से हो जाते हैं। इसमें बटक्स पर जरूर से बहुत सारे दाने होते हैं, है ना, इसकी पहचान भी बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों में बहुत सीवियर पेन इन एब्डोमेन होता है, ये वेस्कुलाइटिस की वजह से होते हैं। और एक बच्चे को मैंने देखा था पेन एब्डोमेन के लिए उसकी सर्जरी भी कर दी गई थी, कुछ नहीं निकला। ऐसी कंडीशन में पेन एब्डोमेन में आपको ऐसे दाने नजर आए तो उसको हम स्टीरॉइड देते हैं, तो उससे वो उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, धीरे धीरे दाने भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन किडनी पे भी बहुत ज्यादा असर कई बार ये बीमारी करती है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चे को पूरा एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खतरनाक सी बीमारी है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकॉक्सीमिया। इसमें इस तरह के रैशेज आते हैं ये, और ये भी बच्चे बहुत जल्दी से शॉक में जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी डेथ हो सकती है। जनरली ये बीमारी आमतौर पर नहीं मिलती, लेकिन इसके आउटब्रेक्स होते हैं। तो जब भी आउटब्रेक हो और बुखार के साथ इस तरह के दाने नजर आए तो हमें देखना चाहिए कि मेनिंगोकोकल रैश तो नहीं है। दानों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंशिएट करना, ये मच्छर के कांटे के निशान तो नहीं है, ठीक है। इस दानों को जो मच्छर के कांटे से होते हैं, इसको अगर हम हाथ से दबाएंगे थोड़ा सा तो कुछ आधे सेकंड के लिए ये रैश गायब हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ब्लैंचिंग। तो अगर ये गायब हो रहा है तो ये मच्छर की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये केवल हमें एक्सपोज पार्ट्स में मिलेगा, चेहरे पर, हाथों पर, है ना। ट्रंक पे कभी नहीं होगा, कपड़े पहने रहते हैं ज्यादातर तो वहां मच्छर नहीं काट सकता, वैसे कुछ मच्छर कपड़ों के ऊपर से भी काट जाते हैं, लेकिन जनरली वो नहीं मिलेगा। तो एक्सपोज पार्ट पे ही है और ब्लैंचिंग है तो ये मस्कीटो बाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बुखार के साथ साथ कान में दर्द लिए आते हैं, तो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया उनको हो सकता है। इसका इलाज भी बहुत जल्दी करना जरूरी है, नहीं तो उनको कान के पर्दे में मवाद पड़ सकती है, बह सकते हैं और बहरापन भी आ सकता है। बुखार साथ में गले में दर्द हो, ऐसे में स्वेलोइंग में भी डिफिकल्टी हो रही है, टॉन्सिल भी बढ़े हुए हैं, तो फेरिंगोटॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। एक और बड़ी खतरनाक सी बीमारी होती है डिफ्थीरिया। यद्यपि इतना तेज बुखार उसमें होता नहीं है, लेकिन गले में दर्द वगैरह होता है, बड़ी बेकार सी बीमारी है। इसका ठीक से डायग्नोसिस करके इलाज करना जल्दी बहुत जरूरी है। ग्वालियर में हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं डिफ्थीरिया के, अब तो क्या कम हो गए होंगे निश्चित रूप से, तब से डीपीटी का वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन इक्का दुक्का पेशेंट अभी भी आते हैं। और इनमें एक बड़ा फैटल कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डाइटिस डिफ्थीरिया के बच्चों में, उससे डेथ होते हुए बहुत सारे हमने देखे हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बुखार के साथ थ्रोट में कुछ तो नहीं है, तो एक बार गला देखना जरूरी होता है। नेचुरली आप लोग गला देखना नहीं चाहेंगे कोविड की वजह से, लेकिन अगर हमने मास्क लगाया हुआ, शील्ड लगाई हुई है, तो उस से बच्चों को एग्जामिन हम कर सकते हैं। बुखार के साथ साथ कोई गले में से आवाज आ रही है,
स्ट्राइडर हो रहा है या उसकी आवाज बदल गई है बच्चे की, ठीक से रो नहीं पा रहा, रोने की आवाज में परिवर्तन हो गया है, तो वो क्रूब डिसीज हो सकती है, एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, ट्रैकियाइटिस, लैरिंजाइटिस, लैरिंगोट्रेकिया ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये भी पोटेंशियली फेटल डिसीज है अगर हम इनका ट्रीटमेंट ना करें। इसमें स्वेलिंग होती है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इनका भी इमीडिएट अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाना, एंटीबायोटिक देना और उनका रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बुखार के साथ आवाज में बदलाव या तेजी से आवाज आना सांस लेने के साथ खतरनाक स्थिति है, जरूर से हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, वहां इसको एंटीबायोटिक भी मिलेंगे और जरूरत होगी तो ट्रैकेस्टोमी भी करी जाएगी। फीवर विद जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, है ना, ये बड़ा कम होता है, जो जनरलाइज जॉइंट स्वेलिंग है बड़ी कम होती है, लेकिन ये सेप्टिक अर्थराइटिस काफी कॉमन है, स्पेशली न्यूबॉर्न में, इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में। अगर बच्चों को बुखार है और हाथ पांव कम चला रहा है तो सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकती है। उससे हमें ठीक से देखना चाहिए कि अगर कोई हमने जॉइंट मूव किया, स्पेशली हिप जॉइंट में, और जॉइंट को मूव करने से, टांग हिलाने से बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकती है। सेलुलाइटिस भी हो सकती है, एकदम लालीपन है, स्वेलिंग आ गई है, पैर में लाल हो गया पूरा एक पाँव, सूजन भी आ गई है, तो उसको सेलुलाइटिस विद अर्थराइटिस भी हो सकती है। ये भी काफी कॉमन देखने को आता है और स्पेशली ये बारिश के मौसम में ज्यादा आता है जब स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है, टीबी अर्थराइटिस थोड़ा सा लेस कॉमन है, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल हो सकती है और बड़ी खतरनाक बीमारी, इसलिए मैं कहूँगा ये जॉइंट का डिस्ट्रक्शन काफी हो जाता है, तो चलने फिरने में काफी तकलीफ हो सकती है। जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस अनकॉमन कॉज है बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। अगर फीवर आपने सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय से बुखार बना हुआ है, बच्चा तो थोड़ा एक्टिव भी है, बहुत ज्यादा बीमार भी नहीं लग रहा, तो इस तरह की बीमारी उसको हो सकती है। इसके विशेष रूप से इसकी जांच करनी पड़ती है, इसका इलाज भी बड़ा डिफरेंट होता है। और दूसरी जो कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेज हैं लाइक एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, और भी दूसरी बीमारियां हैं, वो भी बच्चों को हो सकती है जब जॉइंट इन्वॉल्व जब होने लगते हैं। फीवर विद वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, सबसे पहले हमें रूल आउट करना चाहिए मेनिंजाइटिस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस में भी फीवर, जॉन्डिस एंड वॉमिटिंग हो सकते हैं, बट जनरली ये गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया की वजह से होता है। वो सेल्फ लिमिटिंग है, 2-3 दिन में बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा अनकॉन्शियस सा भी हो रहा है, तो हमें फिर देखना चाहिए कि उसको कोई मेनिंजाइटिस तो नहीं है। कभी कभी एंट्री फीवर में भी वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ बच्चों में यूटीआई की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है, तो फीवर वॉमिटिंग में यूटीआई इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। Another common cause of fever is fever with diarrhea. Acute watery diarrhea वायरल होता है, acute gastroenteritis, एंट्री फीवर में भी कई बार डायरिया हो सकता है। आजकल फीवर विद डायरिया मतलब कोविड भी है। ठीक है, अगर आपके एरिया में कोविड है, जो लगभग सब जगह अब हो गया है, तो कोई बच्चा आ रहा है जिसको फीवर है और डायरिया है, तो कोविड की जांच कराने का हम जरूर सोच सकते हैं। अगर स्टूल में ब्लड दिख रहा है, आपको विजिबल ब्लड है, तो उसे हम डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, विजिबल ब्लड नहीं है तो फिर भी ब्लड हो सकता है, लेकिन वो बड़े दूसरे कारण होते हैं। डिसेंट्री का मतलब है स्टूल के अंदर, लैट्रिन में ब्लड नजर आना हमें अपनी नेकेड आई से, तो उसे डिसेंट्री कहते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार फीवर होता है और ये वेसिलरी डिसेंट्री होती है, इसमें एंटीबायोटिक हमें देनी पड़ती है। एक्यूट वाटरी डायरिया में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वायरल होता है। जिंक देंगे ऐसे बच्चों में 2 महीने से बड़े हैं, और ओआरएस देंगे और पैरासीटामोल देंगे, इसी से ये ठीक हो जाते हैं। एंट्री फीवर में नेचुरली एडमिट करके और घर पे भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक देने ही पड़ेंगे। फीवर विद जॉन्डिस, हेपेटाइटिस इज द मेन कॉज। कई बार मलेरिया में हल्का सा जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि इसमें हीमोलिटिक एनीमिया कई बार हो जाता है, तो मलेरिया इज एन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर फीवर विद जॉन्डिस। ये थोड़े से और खतरनाक से कारण है, फीवर विद पैलर, रैश एंड ब्लीडिंग। फीवर आ गया, ल्यूकोसाइट इन्वॉल्वमेंट हम कहते हैं, पैलर हो गई तो आरबीसी इन्वॉल्व हो गए, रैश और ब्लीडिंग हो गई तो प्लेटलेट इन्वॉल्व हो गई। जब ये तीनों सेल लाइन इन्वॉल्व हो जाती हैं और इसके फीचर हमें बच्चे में नजर आते हैं कि ल्यूकोसाइट भी हो गई, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कम होने से एनीमिया हो गया, पैलर हो गया, और प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग हो गई, तब हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए ये ल्यूकीमिया तो नहीं है।
ठीक है। एक और कंडीशन होती है एप्लास्टिक एनीमिया जिसे कहते हैं, उसमें भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, बुखार भी कई बार हो सकता है उसमें, ठीक है। तो ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं। इसमें मेनली लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, जो कि ल्यूकीमिया में भी हो सकती हैं। तो ल्यूकीमिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को हम रखते हैं, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाता है, लेकिन ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट और उसका डायग्नोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीवर के साथ ये कई बार शुरू होता है, और ऐसे बच्चों में डायग्नोस अगर हम ल्यूकीमिया का करते हैं तो इनका प्रॉपर रेफरल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज हर जगह पॉसिबल नहीं है। हम लोग अपने कलावती हॉस्पिटल में इलाज करते हैं और हमारे लगभग 70-80% बच्चे इससे ठीक होके जाते हैं। बुखार के साथ साथ कपकपी आना, फीवर विद चिल्स एंड राइगर। कॉमन कॉजेज आर मलेरिया, वायरल फीवर, यूटीआई और एब्सिस। कहीं भी एब्सिस है, मवाद भरा हुआ है, तो फीवर विद चिल्स एंड राइगर हो सकते हैं, है ना। मलेरिया इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है फीवर विद चिल्स एंड राइगर का। फीवर विद यूरिनरी कंप्लेंट्स, जस्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पेन है, इरिटेशन है, क्राइंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन है, या जलन होती है, कई बार ब्लड उसमें दिख सकता है हमको, या यूटीआई हो सकता है। UTI is a very common cause of fever, especially in girls, young girls. Fever with altered sensorium, बच्चा थोड़ा सा पूरे होश में नहीं है, दूध नहीं पी पा रहा, पहचान नहीं पा रहा माता पिता को, ये बड़ा गंभीर बीमारी है। मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, सेप्टिसीमिया में शॉक हो सकता है ना, इसका तुरंत इलाज नहीं करेंगे तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सेरिब्रल मलेरिया होता है, कई बार स्क्रब टाइफस में भी इस तरह के लक्षण उसमें आते हैं। फीवर विद एब्डोमिनल पेन, यस, लिवर एब्सेस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, बहुत कॉमन कॉज है एब्डोमिनल पेन का। पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस, लिवर में इन्फेक्शन है। कई बार जो निमोनिया होता है, स्पेशली लोअर लोब निमोनिया जब होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि दर्द छाती में हो रहा है कि पेट में हो रहा है, वो कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें ये निमोनिया या एम्पाइमा जो पस आ जाता है प्लूरल स्पेस में, उसके बारे में जरूर हमें देखना चाहिए, किसकी वजह से भी ये एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है ना। एक और जो बच्चों में कॉमन कंडीशन है और जिसका इलाज बहुत जल्दी करना अत्यंत आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं कावासाकी डिसीज। ध्यान से देखेंगे तो ये अक्सर ये बीमारी मिल जाती है, इतना अनकॉमन नहीं है। हम लोग काफी इस तरह के बच्चों को देखते हैं। 102 से ज्यादा बुखार ऐसे में देखने को मिलता है, और 3-4 दिन से लगातार बुखार उनमें आ रहा होता है। एकदम लाल आंखें हो जाती हैं ऐसे बच्चों की। रैश, इस तरह के दाने, लाल लाल से दाने उनमें कई बार होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है ये रेड ड्राई क्रैक्ड लिप्स, और बिल्कुल इसमें टंग दिखाई नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं उसको हम। ये जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट आपने देखा होगा, जीभ एकदम लाल होके वैसी हो जाती है इसमें, ठीक है। और अगर हम पाम देखें तो स्किन में थोड़ी स्वेलिंग दिखेगी आपको हाथ में, ठीक है। और ये डिस्फॉर्मेशन ऑफ स्किन दिखती है आपको, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, कुछ ये छिलके से उतर रहे हैं हाथ में से, ये वाइट से। तो ये डिस्फॉर्मेशन ऑफ स्किन हो, थोड़ा लालीपन भी हो, ये आंखों में भी लाली हो, होंठ भी इस तरह से फट जाए, जीभ एकदम लाल हो जाए, शरीर में दाने हो, कुछ कुछ लिम्फ नोड्स एनलार्ज होने लगे, तब हम कह सकते हैं कि ये कावासाकी डिसीज हो सकती है। इसको पहचान के तुरंत आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे बच्चों को बाद में जाके हार्ट डिसीज हो सकती है। ये भी एक आई वुड से इट इज बिकमिंग ए कॉमन कॉज ऑल्सो, तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉज है फीवर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं प्रोलॉन्ग फीवर पर। एक ही स्लाइड है इसके लिए। कोई भी इन्फेक्शन इस तरह के हो, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, UTI में प्रोलॉन्ग फीवर भी हो सकता है, कालाजार है, ये लंबे समय तक 2-3 हफ्ते तक ये बुखार चल सकते हैं। ये वाले जो इन्फेक्शन हमने बात की, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, SLE या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, इनमें भी लंबे समय तक बुखार होता है। कोई भी मैलिग्नेंसी है, जब तक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे चलते रहेंगे। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर है और चीजें, इनमें भी बुखार हो सकता है। जब आपका हाइपोथैलेमस ही इन्वॉल्व हो गया, थर्मोस्टेट हायर सेट हो गया, तो बुखार हो सकता है।
थायरोटॉक्सिकोसिस में बुखार हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कई बार ऐसा होता है। जो नॉन इन्फेक्शियस फीवर का इंपॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें भी फीवर होता है, इसमें सोडियम, सीरम सोडियम की वैल्यू बड़ी ज्यादा आती है और बच्चा ज्यादातर यूरिन ज्यादा जाता है, पानी भी खूब पीता है, लेकिन शुगर नॉर्मल होती है इसमें। कई बार इतना इलाज कर लेते हैं कि बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो दवाई चलती रहती है उनसे भी बुखार हो जाता है। ठीक है। फैक्टिशियस फीवर, कई बार इतने सारे कपड़े पहना देते हैं बच्चों को, या गर्मी में रखेंगे तो बुखार थोड़ा हो ही जाएगा, है ना। तो ये एक सेकंड सिर्फ अभी 5 मिनट में कॉल करता हूँ लेक्चर, है ना। तो ये फैक्टिशियस फीवर जानना बहुत जरूरी है कि बुखार बीमारी की वजह से है या बुखार पैदा कर दिया गया है। एम्प्लॉयज में हो जाता है, आज बुखार आ गया कि नहीं आ सकते। स्टूडेंट में हो जाता है, स्कूल नहीं जा सकते, बुखार आ गया। तो ये भी एक कॉज है जो हमें अपनी चतुराई से पहचानना पड़ेगा कि बुखार वास्तव में है भी कि नहीं है। एक ये फीवर विद हेपेटिस में के लिए ये छूट गया था पहले। तो कोई भी इन्फेक्शन है, एंट्रिक फीवर या टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, टीबी, रिकेट्शिया डिसीज, इन सब में लिवर स्प्लीन भी एनलार्ज होंगे, फीवर भी होगा। मैलिग्नेंसी में हो सकता है, JIA में हो सकता है, रूमेटिक फीवर में हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस में हो सकता है। तो बड़े सारे कारण हैं जो बुखार की वजह से अलग अलग हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में कई बार बेहद मुश्किल हो जाती है। इसको बड़े इंपॉर्टेंट सारे उनको टेस्ट करने पड़ते हैं। एक है फीवर विद लिम्फेडिनोपैथी, बैक्टीरियल लिम्फेडिनाइटिस, अनदर कॉमन कॉज, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, हिस्टियोसाइटोसिस, HIV, इसमें भी बुखार हो सकता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाते हैं। ओके, सो बिफोर I come to management of fever, I would like to just revise. बुखार का कॉमन कॉज है कॉमन URI एंड डायरिया बच्चों में। अब कोविड है, उसको हमें जरूर देखना चाहिए, कोविड की वजह से तो नहीं है। जब ये सारे खत्म हो जाते हैं, हमें देखना चाहिए हमारे क्षेत्र में ज्यादातर बीमारियां कौन सी होती हैं, वही सबको होंगी। मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया होगा, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड है तो टाइफाइड फीवर होगा। अगर ये 4-5 चीजें हम जान लें कि इनकी वजह से नहीं है, फिर हमें देखना चाहिए कहीं पे फोड़ा फुंसी तो नहीं हो रहा, कोई एब्सिस तो नहीं हो रही नेक्स्ट कॉमन कॉज में। उसके बाद हमें देखना चाहिए जॉन्डिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा, या लिवर एब्सिस तो नहीं हो रही, शरीर में कहीं लाली तो नहीं है, सूजन तो नहीं आ गई, सेलुलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस तो नहीं हो रहा। अगर इतनी चीजें हम देख लेंगे तो हमारे जो भी कॉमन कॉज फीवर है वो बहुत सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अगर ये सब नहीं है तब हमें थोड़ा आगे बढ़ के देखना चाहिए कि निमोनिया तो नहीं है, उसको लिवर एब्सिस तो नहीं है, और कोई जो अनकॉमन कॉजेज हैं वो तो नहीं है, कावासाकी डिसीज तो नहीं हो रहा, या कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, लिम्फोमा तो नहीं है, ये सब बाद में आएंगे। पहले जो कॉमन कॉज सबसे पहले हमें वही देखना चाहिए। अगर वो सारे कॉज हमने रूल आउट कर लिए और बुखार ठीक नहीं हो रहा, तब हमें दूसरी चीजें देखना चाहिए। अब हम आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, हम मैनेज क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, बुखार अपने आप में कोई बीमारी है ही नहीं, तो बुखार का इलाज कैसे करेंगे। हमें पता करना है कि बुखार किस वजह से हुआ और उस बीमारी का इलाज करेंगे, तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइंड एंड ट्रीट द कॉज, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ फीवर। बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उसका जरूरी हो जाता है, और सारे बुखारों का इलाज करना जरूरी नहीं है। माइल्ड सा फीवर है, चल रहा है, ठीक हो जाता है। 100 से कम है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फीवर मानते भी नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट, फीवर का ट्रीटमेंट करने का, कि हम बच्चों को किस तरह से कंफर्टेबल करें, और टेम्परेचर को एकदम नॉर्मल करने का ऑब्जेक्टिव हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो बीमारी अपना समय लेके नहीं जाएगी, बुखार एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आएगा। और ये बात माँ बाप को समझाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमने कई बार देखा कि इन बच्चों को टाइफाइड फीवर होता है, 5, 7, 8 दिन तक, 10 दिन तक उनको बुखार आता ही रहता है, कुछ भी कर लें हम, कितनी भी दवाइयाँ दे लें, और एकदम से बुखार ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हमें समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। हमारा उद्देश्य है बच्चा कंफर्टेबल रहे, खाना खाता रहे, ज़्यादा परेशान ना हो। यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फीवर को ट्रीट करने का। कॉज कैसे देखेंगे, जो हमें लग रहा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी बन रही है या प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रही है, उसके हिसाब से उसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, कॉमन एक्यूट फीवर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इटियोलॉजी हमें साफ साफ दिख रही है क्लिनिकली, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती है। URI, डायरिया, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसमें।
कोविड-19 है, यस, RT-PCR करना चाहिए अगर कोविड का हमें शक उसमें हो रहा है तो। सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है, हम कॉमन या कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, ठीक है। और जिस एरिया में मलेरिया है तो मलेरिया का टेस्ट करते हैं, डेंगू हो तो डेंगू का टेस्ट करेंगे। इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है CBC से कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। कहीं पर अगर हमें टाइफाइड फीवर का शक है तो उसके लिए हम ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं पहले हफ्ते में ही, ठीक है। टाइफाइड है, ये सब सेकेंड वीक में करते हैं विडाल और टाइफाइड। पहले हफ्ते में तो हम फर्स्ट 7 डेज ऑफ फीवर में ब्लड कल्चर ही करना होगा, तभी हम टाइफाइड के बारे में जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। और जो हमने प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाई है उसके हिसाब से हमें सारे इन्वेस्टिगेशन करने हैं। और मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो ट्रीट कैसे करेंगे? देयर इज नॉन फार्माकोलॉजिकल एंटीपायरेसिस। कैसे करते हैं? एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हमें करना है। बच्चे को कूल एंड एयरी एनवायरनमेंट में रखना है जिसका टेम्परेचर 21-22 डिग्री सेल्सियस हो। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कपड़े कम से कम पहनाएंगे, जनरली एक लेयर पहनाएंगे, कॉटन के कपड़े पहनाएंगे। ऐसा देखा गया है हल्के हाथ से मसाज करने से भी थोड़ा बुखार में कमी आती है, हल्के हाथ से मसाज करें। लेकिन हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, उसको हम कहेंगे बहुत ज्यादा पानी पियो, जितना पानी पी सकना है उतना पानी पियो। हर एक 1 डिग्री सेल्सियस राइज से हमें 12% हमारा वाटर इनटेक हमें ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल कूलिंग, हाइड्रोथेरेपी, स्पॉन्जिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करना बहुत जरूरी है। इससे इवेपोरेशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन, तीनों तरीके से इसका टेम्परेचर कम करता है शरीर का। ये हम एक टैपेड वाटर से स्पॉन्जिंग करेंगे। टैपेड वाटर होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस वाला, हल्का हल्का सा ठंडा सा रहे, बस गुनगुना पानी सा रहे, गर्म भी नहीं करेंगे, लेकिन टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। उससे हम स्पॉन्जिंग करेंगे, पूरे शरीर की स्पॉन्जिंग करेंगे, हेड टू टो, ठीक है। ऐसा नहीं केवल माथे पे पट्टी रख दी और ठीक हो जाएगा, या हाथ पे पट्टी रख दी और ठीक हो जाएगा। कपड़े उतार के उसके पूरे शरीर पर स्पॉन्जिंग करेंगे 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। एक हम हल्का सा कपड़ा लेके कॉटन का, उसको गीला करके कपड़ों पर, ट्रंक पर, फोरहेड पर रख सकते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है। और 38 टेम्परेचर जब आ जाएगा तब हम ये सारा कोल्ड स्पॉन्जिंग हम बंद कर देंगे, या टैपेड स्पॉन्जिंग बंद कर देंगे। इससे ज्यादा नीचे हम बुखार को लेके आना नहीं चाहते। स्पॉन्जिंग करने के बाद दवा देना बहुत जरूरी है, केवल स्पॉन्जिंग से बुखार ठीक नहीं होगा। वैसे कहते हैं कि अगर हमने पैरासीटामोल स्पॉन्जिंग के लगभग आधा घंटा पहले देंगे तो ये ज्यादा असरदायक रहेगा। और लेकिन अगर कभी छूट रही है, बच्चों को शिवरिंग हो रही है, तो उस समय हमें ये हाइड्रोथेरेपी नहीं करनी चाहिए, इससे और मुश्किल होती है। लेकिन हाइड्रोथेरेपी का इफेक्ट लगभग आधा घंटे ही रहता है, इसलिए ये दवाई देना बहुत जरूरी है। बिना दवा के इसका इफेक्ट आधा घंटे से ज्यादा नहीं रहने वाला। तो फार्माकोलॉजिकल एंटीपायरेसिस क्या करते हैं? पैरासीटामोल देते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। 4 से 6 घंटे में हम इसको रिपीट कर सकते हैं, और एक दिन में 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ज्यादा नहीं देंगे। इसके देने के बाद से 1-2 घंटे में बुखार कम होना शुरू हो जाता है। 1 से 2 सेंटीमीटर कम हो जाता है 2 घंटे के अंदर। लगभग 4 घंटे तक बुखार इसका कम रहेगा। और अगर बीमारी का इलाज हम नहीं कर रहे हैं, वो बीमारी बुखार का कारण बना हुआ है, तो 4-5 घंटे के बाद बुखार फिर से आ सकता है। आइबुप्रोफेन 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज से देते हैं। इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है, 8 घंटे तक होता है। लेकिन अगर बच्चे को वीजिंग है, अस्थमा है, या उसका प्लेटलेट काउंट कम है, या हम डेंगू बीमारी के बारे में सोच रहे हैं कि डेंगू हो सकता है, तब आइबुप्रोफेन हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अस्थमा भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, इससे प्लेटलेट के फंक्शन पे असर करता है, तो आइबुप्रोफेन नुकसान करेगा, ठीक है। एक और ये मेडिसिन है मेफेनेमिक एसिड, इसको भी दे सकते हैं 6 to 7 मिलीग्राम पर केजी, दिन में 3 बार। मैक्सिमम डोज 20 मिलीग्राम इसकी होती है, तो लगभग 1/3 है पैरासीटामोल का ये। एस्पिरिन और निमेसुलाइड तो खैर मिलती नहीं है, लेकिन एस्पिरिन देने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वायरल फीवर में एस्पिरिन देने से रे सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, उसमें लिवर फेलियर हो सकता है। तो कोई भी डिस्पिरिन एस्पिरिन हमें नहीं देना चाहिए, और आमतौर पर अब इस्तेमाल होती भी नहीं है। लेकिन घर में कई सारे जो बड़े लोग हैं जिनको हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है, या हार्ट डिसीज हो जाती है, उनको एस्पिरिन चलती रहती है 75 मिलीग्राम। उसको बुखार के लिए इस्तेमाल नहीं करना है।
कैसे देंगे पैरासिटामोल? प्रिफर्ड रूट ओरल देना है, सिरप आते हैं, टैबलेट आते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत जो गंभीर बच्चे हैं, बेहोश हैं, उनको हम आईवी इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, लेकिन ये केवल अस्पताल में देना चाहिए, घर में या डिस्पेंसरी में इसको आप नहीं दे सकते। ओरल ज्यादातर लोग ले पाते हैं, वही हमें देना चाहिए। अलग अलग कंसेंट्रेशन की सिरप आते हैं, अलग अलग कंसेंट्रेशन के टैबलेट आते हैं, उसको ठीक से देख के हमें डोज कैलकुलेट करके उसके हिसाब से देना चाहिए। फीवर विदाउट फोकस करके एक बीमारी होती है, फीवर ही है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको फीवर आया, कोई भी लक्षण दूसरे उसमें नहीं है, आपने कुछ दिन तक इलाज किया, उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे हमें आगे भेज देना चाहिए, तो वहां जाके उसको देखा जाएगा। ये अपने आप में एक अलग से लेक्चर है, तो ज्यादा इसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। कुछ होता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। जनरली आपने अच्छे तरह से बुखार का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, 1 हफ्ते तक बच्चों को भर्ती करके, और उसका हम कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बुखार किस वजह से हुआ है, उसको हम कहते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ठीक है, जनरली ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, HIV वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं जिसके बारे में हम पता नहीं कर पाते हैं और लंबा समय लगता है, बट अपने आप में डिसीज नहीं है, एक सिम्टम है जिसके डिसीज के बारे में एटियोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्लूज हैं जो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के लिए हैं, जैसे एनीमिया है, वो मलेरिया और बीमारियों में हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट अगर बढ़ जाए तो वो कावासाकी डिसीज में होते हैं। वाइट सेल काउंट जैसे ज्यादा हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होते हैं। ऐसे ही पॉलीमॉर्फ नॉन सेगमेंटेड बढ़ जाएं तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होते हैं। ईसिनोफिलिया पैरासिटिक इन्फेक्शंस में होता है। बैंड फॉर्म्स अगेन इन्फेक्शन में भी होते हैं और ल्यूकीमिया में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ क्लूज हमें कंप्लीट ब्लड काउंट से मिल जाते हैं, जिससे हम बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। Another very important febrile condition is heat hyperpyrexia. जनरली ये हॉट एम्बिएंट टेम्परेचर, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है उस समय ये होता है, और हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, क्लोथिंग अनसूटेबल है, हमें कॉटन के ना पहन के अपने रेशमी या दूसरे कपड़े पहनने के, जैसे हवा पास नहीं होती ज्यादा, तो उन सब में भी ये बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन किसी वजह से हो गया तब भी ये हो सकता है। और मलेरिया, निमोनिया, मीजल्स वगैरह भी साथ में हो रहे हैं और गर्मी भी बहुत पड़ रही है तब भी हीट हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है। ऐसा देखने में आता है इतना ज्यादा बुखार होने के बाद से पसीना नहीं आता। पसीना सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। हम जब भी गर्मी थोड़ी सी होती है, गर्मी में बैठते हैं, गर्मी में जाते हैं, पसीना आने लगता है, तब पसीना जब शरीर से उड़ता है तो हमारे शरीर को वो ठंडा कर देता है। पसीना आना अगर बंद हो जाए तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। वो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें पसीना बच्चों में आता ही नहीं है ना, डर्मेटाइटिस ऐसी होती है, डर्मेटोसिस, तो उनको ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। रेयर कंडीशन है, लेकिन टेम्परेरीली पसीना आना बंद हो जाए तो हीट हाइपरपायरेक्सिया उनको हो सकता है। सडन फीवर हो, 42 to 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, इतनी ज्यादा फीवर होने से हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, बच्चा बेहोश हो सकता है, शॉक हो सकता है, लिवर एंड किडनी फेलियर उसमें हो सकते हैं। डीडी सर, आपको याद होगा हमारे जब बच्चे ऐसे आते थे, एक हमारे इमरजेंसी रूम में बड़ी सी टंकी रखी होती थी। हाँ, टंकी रखी थी उस जमाने में बहुत, और उस पानी में ही डुबा देते थे, बच्चे को पानी में डुबा देते थे। हीट स्ट्रोक आया, पूरे बॉडी में पानी पानी पानी, एकदम पानी में डुबा दिया, नीचे भी ऊपर भी सब जगह, बहुत केस आते। तो हमें वो करना पड़ता था, और अभी आएंगे तो अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन 38 डिग्री पर टेम्परेचर आ जाए तो उसमें से निकाल के फिर बाकी इलाज करते हैं उसका, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो हमें देखनी चाहिए। तो अंत में कहूंगा कि बुखार एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का पता करना बहुत जरूरी होता है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है। हमें कॉज जरूर पता चलना चाहिए, और हमें कॉज को ट्रीट करेंगे तभी हम उस बुखार को ट्रीट कर पाएंगे। और सारे बुखार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, कई बार एक्सरसाइज ज्यादा करने से, ज्यादा बच्चे एक्टिव रहते हैं, उससे भी हल्का सा बुखार हो सकता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। हम क्या एडवाइस करें? लूज कॉटन क्लोथ्स एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, ये जरूर है जब बुखार किसी को आ रहा है या गर्मी में हमें ऐसा रखना चाहिए। पैरासिटामोल इस्तेमाल करना है जब भी बुखार 100 से ज्यादा अगर हो रहा है तो हमें जरूर देना चाहिए। टैपेड वाटर स्पॉन्जिंग हेल्प करता है, लेकिन बिना दवाई के हेल्प नहीं करेगा। फेब्राइल सीजर बच्चों में हो सकते हैं 6 महीने से लेके 5 साल तक की एज में,
ये ज्यादा उन बच्चों में होते हैं जिनको दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं, जैसे किसी को बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, डिलेड डेवलपमेंट है, और कोई बीमारी न्यूरोलॉजिकल है, उनको फीवर इंड्यूस सीजर्स भी कई बार होते हैं। ये कई बार खतरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए हमें बुखार पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन बच्चों के ऊपर जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में है। जब भी हम ओपीडी बेसिस पर बच्चों का इलाज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं फीवर का ट्रीट करके, हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको कब वापस फॉलोअप विजिट में आना है या इमीडिएटली रिटर्न टू हॉस्पिटल कब करना है, तुरंत वापस कब आना है। जैसे कोई बच्चा है बुखार खांसी, हमने इलाज कर दिया, उसको समझाना पड़ेगा कि सांस तेज चलने लगे, सांस फूलने लगे तो तुरंत हमारे पास आ जाना, है ना। डायरिया वाले बच्चे को आपने भेज दिया, उसको बताना पड़ेगा कि अगर बच्चा कभी भी 6 से 8 घंटे तक पेशाब ना करे, बेहोश सा होने लगे तो तुरंत हमारे पास आना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। IMNCI में हमने सीखा है, वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज दी टी टाइम। सब लोग चाय पिए, और डीडी सर जब भी ग्वालियर आना होगा तो आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं कब आते हो ग्वालियर। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना एग्जॉस्टिव, इतना बढ़िया सब चीज हमारे पार्टिसिपेंट को सबको बहुत अच्छा बताया। फीवर के तो मल्टीपल कॉजेज हैं, सो मेनी कॉजेज, और कॉमन कॉजेज का हम ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का इलाज करना है। और उसको नहीं समझ में आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मेडिकल कॉलेज में और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन संभव है वहाँ पे भिजवाना है। और याद करो आजकल के सीजन में कोविड का भी ध्यान रखना है, फीवर आता है तो। और ईस्ट स्ट्रोक जो आपने बताया वो भी कॉमन है गर्मियों के सीजन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई क्वेश्चन अगर है लोगों के तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर सुनील बताएंगे। नहीं, actually the timing was from 3:30 to 4:30. We are already exceeding to more than 25 minutes from the speculated time. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक था ना फीवर, ये बहुत गागर में सागर भरने की कोशिश करने टाइप होता है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। और ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फीवर, विच वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। हमें ऐसा लगता है कि ना दोबारा फिर आपको कोई ना कोई टॉपिक देना चाहिए जिससे कि फेब्राइल से ही रिलेटेड, फेब्राइल सीजर या ऐसे कोई ना कोई एक टॉपिक देके फिर से हम वी विल आस्क यू कि एक टॉपिक लें इसके ऊपर। और जो टाइम दिया और क्लास ली और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश के सभी पार्टिसिपेंट। धन्यवाद मेरी तरफ से भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है MP में कुछ भी करें। दिस इज माय प्रिविलेज एंड आई रियली हम चाहते हैं कि क्लास आपकी सुनते रहें, बहुत अच्छा रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील, थैंक यू DD सर। बाय।